हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, हम डेली लाइव आते हैं आपके समक्ष रात के 8 बजे डेली लाइव आते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारा 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है। हम डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं और उसे कॉन्सेप्ट्स के साथ करना सिखाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लेते हैं पहला सवाल। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है, इफ Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, यानी एक क्यूब है और उसके कॉर्नर पे Q चार्ज रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेज ऑफ द क्यूब इज, यानी यदि Q एक घन के कोने पर स्थित हो तो घन के सभी 6 फलकों से विद्युत फ्लक्स होता है। और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें सही आंसर बताना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब के कोने पे हमने क्या रखा है, एक आवेश रख दिया है। कॉर्नर पे एक आवेश Q रख दिया है। हमसे पूछा है कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। तो अब तो ये Q सेंटर में तो नहीं है क्यूब के, ये तो कोने में रखा हुआ है। तो इसका फ्लक्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, अंदर की तरफ भी जाएगा और इधर भी जाएगा, है कि नहीं। तो हमें पूछा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हमें पता है कि सर अगर फ्लक्स पूछा जाए किसी भी चार्ज Q के कारण और वो Q चार्ज किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर हो तो फ्लक्स होता है सर Q/ε0। यहाँ पे क्या है, ये चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है और ऐसे कितने क्यूब हम डालेंगे तो Q चला जाएगा बीच में। तो ऐसे हमें 8 क्यूब डालने पड़ेंगे तब Q चला जाएगा सेंटर में, है ना, उस बड़े क्यूब के सेंटर में। तो ऐसे 8 क्यूब यानी कि Q/ε0 8 क्यूब में बटने वाला है। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक क्यूब से फ्लक्स होगा Q/8ε0, है ना। यानी कि हम जानते हैं सर किसी भी बंद सतह से फ्लक्स होता है आवेश Q के कारण। जो Q आवेश उस बंद सतह के अंदर है उसके कारण होता है Q/ε0। और यहाँ पे जो Q दिया हुआ था वो घन के कॉर्नर पे दिया हुआ था, है ना। तो और हमें कितने घन लगाने पड़ेंगे, तो टोटल हमारे होंगे 8 घन। 8 घन की वजह से वो Q जो है उसके सेंटर में आ जाएगा। तो उस 8 घन से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा Q/ε0। हमें पूछा है एक घन से कितना निकलेगा, तो उसका 8 हिस्सा निकलेगा, 8वां हिस्सा निकलेगा, यानी Q/8ε0। आपको दिख गया होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों ध्यान रखिए, ऐसे सवाल आपको गलती करवा सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखिए। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, इफ Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, फिर से कॉर्नर पे है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेज ऑफ द क्यूब इज। ओहो, बहुत अच्छा सवाल। यानी यदि Q एक घन के कोने पर स्थित है, घन के किसी एक फलक से, इस बार कि घन का एक फलक से पूछा है, पिछले बार पूरे घन से पूछा था, इस बार एक फलक से पूछा है, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा घन है यानी क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। और इस क्यूब में क्यूब के कॉर्नर पे हमने Q रखा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इस वाले सतह से, ये वाला जो उधर पीछे की तरफ से उस सतह से, और ये वाला सतह जो हो गया, एक ये सतह और एक सामने वाला सतह, इन 3 सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। बचे हुए 3 सतह से
तीन फेस से ही फ्लक्स निकलेगा। तो बताइए, पहले हमने इस क्यूब से निकाला था, इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो इस क्यूब से फ्लक्स निकलेगा Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। और हमसे पूछा है किसी एक फ्लक्स से, तो टोटल तीन फेस से निकल रहा है, और हमसे पूछा है एक फ्लक्स से, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/3 से और भागा लग जाएगा, तब हमारा एक फ्लक्स से यानी एक फेस से फ्लक्स हमें पता चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? Q बटा में 24 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बहुत ध्यान दे करके समझने की जरूरत है। तो इसका आंसर होगा Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। अगर यही पूछता इस क्यूब से कितना होगा, तो वो होता Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी Q बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे पूछा इस क्यूब के एक फेस से, कितने फेस से? एक फेस से पूछा है। तो एक फेस से कितना हो जाएगा? तो सर उसका टोटल जो 6 फेस है, उस 6 फेस में से 3 फेस से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो टेंजेंशियल है, सतह टेंजेंशियल है। तो बाकी 3 सतह से निकलेगा, बराबर अमाउंट में निकलेगा। तो एक फलक से कितना निकलेगा? एक फलक से 1/3 से हम भागा कर देंगे, गुना कर देंगे, तो बचेगा Q बटा में 24 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही आसान। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज, यानी गॉस के नियम के लिए मानी जाने वाली सतह कहलाती है। कौन सी सतह कहलाती है? ऑप्शन सी, गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सतह कहलाती है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है? इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एन एनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली आर φ1 and φ2, then the electric charge inside the surface will be, यदि एक संलग्न सतह में प्रवेश करने और निकलने वाले यानी छोड़ने वाले विद्युत प्रवाह क्रमशः φ1 और φ2 है, तो सतह के अंदर विद्युत आवेश होगा। हमने आपको बताया हुआ है कि जो फ्लक्स टोटल होता है वो नेट आवेश Q इन, जो कि सतह के अंदर आवेश है, बटा में एप्सिलॉन नॉट। हमसे पूछा है Q इन कितना होगा, तो Q इन कितना हो जाएगा? फ्लक्स टोटल गुना में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स टोटल को कैसे लिखेंगे? फ्लक्स 1 अंदर आ रहा है, φ1 अंदर आ रहा है और φ2 बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स टोटल बचेगा कितना? φ1 माइनस φ2 बचेगा, क्योंकि φ1 आया और φ2 चला गया, और गुना में एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पर है ऑप्शन डी, φ1 माइनस φ2 गुना में एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए पॉइंट चार्ज plus 8.85 microcoulomb is placed at the center of hollow sphere. The electric flux through this sphere is, यानी एक बिंदु आवेश प्लस 8.85 माइक्रोकुलोम खोखले गोले के केंद्र में रखा गया है। इस गोले के सतह से विद्युत फ्लक्स है ना। हमसे पूछा है विद्युत फ्लक्स, और खोखला गोला है, ये ले लीजिए खोखला गोला। इस खोखले गोले के केंद्र में हम आवेश Q रख देते हैं, और Q का मान दिया हुआ है प्लस 8.85 माइक्रोकुलोम। प्लस आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, धन आवेश है, फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। हम इस सतह को अगर गॉसियन सतह मान ले, क्या मान लें? गॉसियन सरफेस मान लें इस गोले के सतह को, तो फ्लक्स का परिभाषा कितना होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर का आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। Q दिया हुआ है हमारा 8.85 माइक्रोकुलोम, माइक्रो को लिखेंगे 10 का पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके बच्चों, तो ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी बचेगा 10 टू द पावर 6, और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलोम -1, यानी अपना कौन सा आंसर सही हो गया? आंसर सही हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इस तरह के सवाल आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, इसलिए कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस को बनाना सीखें। कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर क्वेश्चन को बनाना सीख गए तो डाटा चेंज भी करेगा तो भी आपका आंसर सही रहेगा, है ना।
बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एस, Q is the total charge enclosed and epsilon naught is the permittivity of free space, then these three are related by Gauss law is, यानी यदि फाई एक बंद सतह S के माध्यम से विद्युत प्रवाह या विद्युत फ्लक्स है और Q कुल आवेश संलग्न है और एप्सिलॉन नॉट मुक्त स्थान की पारगम्यता है, तो ये तीनों गॉस के नियम से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि गॉस के नियम से कैसे संबंधित होता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यानी गॉस के नियम से फ्लक्स को क्या लिखते हैं, Q अंदर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को क्या लिखते हैं, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में आवेश टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, Q है बटा में एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आंसर हो जाएगा, आपके सामने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल, 7वां सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। क्या कह रहा है, द इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स, यानी ये समीकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ऑप्शन ए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के लिए गॉस नियम, लेंज लॉ यानी लेंज नियम, फेराडे लॉ यानी फेराडे नियम, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के लिए गॉस नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये गॉस का नियम है और इसको एज इट इज याद करके रखना है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, क्या कह रहा है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ का नियम किसके लिए मान्य है, यानी ऑप्शन है एनी क्लोज सरफेस, किसी भी बंद सतह के लिए, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, केवल नियमित बंद सतह के लिए, एनी ओपन सरफेस, किसी भी खुली सतह के लिए, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस, केवल अनियमित खुली सतह के लिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एनी क्लोज सरफेस यानी किसी भी बंद सतह के लिए। डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। 8 का ऑप्शन ए होगा। नवा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of a unit positive charge put in air is, यानी वायु में रखे गए एकांक धन आवेश के से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, एकांक धन आवेश। तो हम जानते हैं, हमसे पूछा है विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट या Q इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। आवेश कैसा दे रखा है, आवेश दे रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम। इसका क्या मतलब होता है, एकांक धनात्मक आवेश का क्या मतलब होता है, +1 कूलम, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए +1 कूलम और बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए, ये 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट, इसको कहां लेके जाएंगे ऊपर में, तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। देखिए है ना अच्छा सवाल। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया, यानी आपका फ्लक्स का जो आंसर आया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया या विद्युत फ्लक्स आया, वो आया एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। बच्चों लेते हैं आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल बहुत ही शानदार है ना और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E equals to 2I cap plus 3J cap plus K cap in Newton per coulomb. The electric flux through a surface S vector equals to 10I cap meter square in the region is, यानी किसी भी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, एक सतह के माध्यम से विद्युत फ्लक्स होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं, जब हमारा E और S वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तो फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ओके बच्चों, है ना। तो E वेक्टर लिख लीजिए 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ये हो गया E वेक्टर डॉट S वेक्टर कितना दिया हुआ है 10I कैप। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट हो तो I से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो I डॉट I होता है 1। ओके, जे को डॉट आई करोगे, जे डॉट आई करोगे, जे डॉट आई, तो ये हो जाएगा 0
और के डॉट आई करोगे, के डॉट आई कैप करोगे तो ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब इससे और इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, जो भी रिजल्ट आएगा आई कैप और आई कैप से ही होगा। तो 2 को 10 से गुना कर दीजिए, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, आपके ऑप्शन दिख गए हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा 10वां सवाल जो कि हमारा आखिरी सवाल था, इसका आंसर है। तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है कि बोर्ड इस तरह का क्वेश्चन न बनाए, बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन बना सकती है, और अगर आप सही तरह से तैयार नहीं रहेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव का आज का सीरीज ये खत्म होता है, और जितने भी आज नए व्यूवर्स हमारे सामने आज आए थे, उन नए व्यूवर्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, हम डेली रात को 8 बजे लाइव आते हैं, आप हमसे कोशिश करिए डेली लाइव जुड़ने का। रात के 8 बजे लाइव अगर आप जुड़ेंगे तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं, अपने और बाकी के डाउट पूछ सकते हैं, जिसको हैंड टू हैंड सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, इसी सीरीज में, इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।